पेज 263। पेज 263 बुक 3। इक्किप्लस के बेटे उनके पास जाने से मना कर देते थे। वे बहुत तेज इंसान थे। एक्लेपियस के बेटे, मैंने जवाब दिया, जाहिर है ऐसा ही है। फिर भी ट्रेजेडियन और पिंडर हमारी बात नहीं मानते। हालांकि वे मानते हैं कि एस्केलिपियस अपोलो का बेटा था। वह भी कहते हैं कि उसे एक अमीर आदमी को ठीक करने के लिए रिश्वत दी गई थी जो मरने वाला था, और इसी वजह से उसे बिजली गिरी थी। लेकिन हम उस सिद्धांत के अनुसार, जिसे हमने पहले ही पक्का कर लिया था, उन पर विश्वास नहीं करेंगे जब वे हमें दोनों बातें बताते हैं। अगर वह किसी देवता का बेटा था तो हम मानते हैं कि वह लालची नहीं था, या अगर वह ऐसा लालची था तो वह किसी देवता का बेटा नहीं था। सुकरात, यह यह सब बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या किसी राज्य में अच्छे डॉक्टर नहीं होने चाहिए? और क्या सबसे अच्छे डॉक्टर वे नहीं हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों के अच्छे और बुरे का इलाज किया है? और क्या इसी तरह सबसे अच्छे जज वे नहीं हैं जो हर तरह के नैतिक स्वभाव से वाकिफ़ हैं? मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा, मेरे पास भी अच्छे जज और अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं किसे अच्छा मानता हूँ? क्या आप मुझे बताएंगे? अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक ही सवाल में आप दो चीज़ें जोड़ रहे हैं जो एक जैसी नहीं है। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, क्यों आप डॉक्टरों और जजों में शामिल हो जाते हैं? अब सबसे काबिल डॉक्टर वे हैं जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर अब तक अपनी कला के साथ, ज्ञान के साथ बीमारी का सबसे बड़ा अनुभव जोड़ा। बेहतर होगा कि वे सेहत में ठीक न हों और उन्हें खुद में हर तरह की बीमारियां हों, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ शरीर वह जरिया नहीं है जिससे वे शरीर को ठीक करते हैं। उस मामले में हम उन्हें कभी बीमार होने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन वे शरीर को दिमाग से ठीक करते हैं, और जो दिमाग बीमार हो गया है वह कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन जज के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वह मन से मन को कंट्रोल करता है। इसलिए उसे बुरे दिमाग के बीच ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, और बचपन में ही उनके साथ नहीं रहना चाहिए, और क्राइम के पूरे कैलेंडर से नहीं गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों के क्राइम का अंदाज़ा लगा सके, जैसे वह अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से उनके शरीर की बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकता है। एक इज्जतदार दिमाग है जिसे सही फैसला लेना है, उसे जवानी में बुरी आदतों का कोई अनुभव या मिलावट नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि जवानी में अच्छे लोग अक्सर सीधे साधे लगते हैं और बेईमान लोग आसानी से उन पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई एग्जाम्पल नहीं होता कि उनकी अपनी आत्मा में क्या बुराई है। उन्होंने कहा, हाँ, वे धोखा खाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं। इसलिए मैंने कहा, जज को जवान नहीं होना चाहिए। उसे बुराई को जानना अपनी ही आत्मा से नहीं, बल्कि दूसरों में बुराई के स्वभाव को देर और लंबे समय तक देखकर सीखना चाहिए। जान उसका गाइड होना चाहिए, न कि पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा, हाँ, यही एक जज का आदर्श है। हाँ, मैंने जवाब दिया, और वह एक अच्छा आदमी होगा जो आपके सवाल का मेरा जवाब है, क्योंकि वह अच्छा है जिसकी आत्मा अच्छी है, लेकिन जिस चालाक और शक करने वाले स्वभाव की हमने बात की है, जिसने कई जुर्म किए हैं, और अब वह अपने साथियों के बीच होता है, तो खुद को बुराई में माहिर समझता है। वह जो सावधानी बरतता है वह कमाल की होती है, क्योंकि वह खुद ही उनके बारे में फैसला करता है। लेकिन जब वह अच्छे लोगों के साथ होता है, उन्हें उम्र का अनुभव होता है, तो वह अपने बेवजह के शक की वजह से फिर से बेवकूफ़ लगता है। वह एक ईमानदार आदमी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसमें खुद ईमानदारी का कोई पैटर्न नहीं है। साथ ही क्योंकि बुरे लोग अच्छे लोगों से ज़्यादा होते हैं और वह उनसे ज़्यादा बार मिलता है, वह खुद को और दूसरे उसे बेवकूफ़ के बजाय समझदार समझने लगते हैं। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। तो फिर हम जिस अच्छे और समझदार जज को ढूंढ रहे हैं वह यह आदमी नहीं बल्कि दूसरा है, क्योंकि बुराई भी अच्छाई को नहीं जान सकती, लेकिन समय के साथ सीखी हुई एक अच्छी आदत अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान हासिल कर लेगी। मेरी राय में अच्छे इंसान में ही समझदारी होती है, बुरे इंसान में नहीं। और मेरे मामले में भी यह उस तरह की दवा है, और यह उस तरह का कानून है जिसे आप अपने राज्य मंजूरी देंगे। वे बेहतर स्वभाव की सेवा करेंगे, आत्मा और शरीर दोनों को सेहत देंगे, लेकिन जो लोग अपने शरीर में बीमार हैं उन्हें वे मरने के लिए छोड़ देंगे, और खराब और लाइलाज आत्माओं को वे
खुद खत्म कर देंगे। यह साफ तौर पर मरीजों और राज्य दोनों के लिए सबसे अच्छी बात है। और इस तरह हमारे युवा जिन्हें सिर्फ उस आसान संगीत की शिक्षा मिली है जो उसे हमने कहा संयम सिखाता है, वे कानून की पढ़ाई में हिचकिचाएंगे स्पष्ट रूप से। और जो म्यूजिशियन उसी रास्ते पर चलते हुए सिंपल जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करके खुश हैं, उसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं होगा, जब तक कि वह किसी एक्सट्रीम मामले मुझ मामले में न गुजरे। इस पर मुझे विश्वास है। वह जो एक्सरसाइज और मेहनत करता है, उसका मकसद उसके नेचर के जोशीले हिस्से और स्टिमुलेट करना है, न कि उसकी ताकत बढ़ाना। वह आम एथलीट की तरह अपना मसल्स को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज और रूटीन का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। संगीत और जिम्नास्टिक दोनों ही कलाएं असल में डिजाइन नहीं की गई हैं। जैसा कि अक्सर माना जाता है कि एक आत्मा की ट्रेनिंग के लिए है और दूसरी शरीर की ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो फिर उनका असली मकसद क्या है? मेरा मानना है कि दोनों के शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य आत्मा का सुधार है। उसने पूछा, ऐसा हो सकता है? मैंने पूछा, क्या आपने कभी नहीं देखा कि सिर्फ जिम्नास्टिक के प्रति लगन का मन पर क्या असर होता है, या संगीत के प्रति पूरी लगन का मन पर क्या उल्टा असर होता है? उन्होंने कहा, जिस तरह से दिखाया गया है। मैंने जवाब दिया, एक में कठोरता और उग्रता का भाव और दूसरे में कोमलता और निर्दयता का। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि एक आम खिलाड़ी बहुत ज्यादा जंगली बन जाता है और एक आम संगीतकार अपने अपने अच्छे से ज्यादा पिघल जाता है और नरम पड़ जाता है। फिर भी मैंने कहा, यह क्रूरता सिर्फ आत्मा से आती है, जिसे अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो हिम्मत मिलेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज कर दिया जाए तो यह कठोर और क्रूर हो सकती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ फिलोसोफर में नरमी का गुण होगा, और यह भी, जब बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाएगा तो नरमी में बदल जाएगा, लेकिन अगर उसे सही शिक्षा दी जाए तो वह नरम और संयमित होगा। सत्य है। और हमारी राय में अभिभावकों में ये दोनों गुण होने चाहिए, यकीनन, और दोनों में तालमेल होना चाहिए, बिना संदेह। और एक जैसी आत्मा संयमी और साहसी दोनों होती हैं। हाँ, और जो बेमेल हैं वह कायर और असभ्य हैं। बिल्कुल सच। और जब कोई इंसान अपने ऊपर म्यूजिक बजने देता है और अपने कानों के फनल से अपनी आत्मा में वो मीठी, कोमल और उदास हवाएं डालता है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, और उसकी पूरी जिंदगी गाने की मस्ती में बीत जाती है, इस प्रोसेस के पहले स्टेज में उसके अंदर का जोश या आत्मा लोहे की तरह सख्त हो जाता है और नाजुक को बेकार होने के बजाय काम की बन जाती है। लेकिन अगर वह नरम और सुकून देने का प्रोसेस जारी रखता है तो अगले स्टेज में वह पिघलने और कमजोर होने लगता है, जब तक कि उसकी आत्मा खत्म नहीं हो जाती और उसकी आत्मा की नसें कट नहीं जाती, और वह एक कमजोर योद्धा बन जाता है। बिल्कुल सच। अगर उसमें जोश का एलिमेंट नेचुरली कमजोर है तो बदलाव जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर उसमें जोश ज़्यादा है तो म्यूज़िक की ताकत जोश को कमज़ोर करके उसे एक्साइटेड बना देती है। जरा सी भी उत्तेजना पर वह तुरंत भड़क उठता है और जल्दी ही बुझ जाता है। जोश होने के बजाय वह चिड़चिड़ा और जोशीला हो जाता है और बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। बिल्कुल। और इसलिए जिम्नास्टिक में अगर कोई आदमी जोरदार एक्सरसाइज करता है और बहुत ज़्यादा खाना खाता है और म्यूज़िक और फिलोसफी का बहुत अच्छा स्टूडेंट होने के उल्टे है, तो शुरू में उसके शरीर की अच्छी हालत उसे गर्व और जोश से भर देती है और वह पहले से 2 गुना अच्छा इंसान बन जाता है, निश्चित रूप से। और क्या होता है अगर वह कुछ और नहीं करता और म्यूज़िक से कोई बातचीत नहीं करता, तो क्या उसमें जो समझ है वह भी, जिसे किसी भी तरह की सीख, खोज, सोच या संस्कृति का अनुभव नहीं है, कमज़ोर, सुस्त और अंधा नहीं हो जाता। उसका दिमाग कभी नहीं जागता या उसे कोई पोषण नहीं मिलता और उसकी इंद्रियां धुंध से साफ नहीं होती। उन्होंने कहा, सच है। और आखिर में वह फिलोसफी से नफरत करने वाला असभ्य बन जाता है और कभी फिलोसफी का इस्तेमाल नहीं करता। मानने का हथियार वह एक जंगली जानवर जैसा है, पूरी तरह से हिंसा और गुस्से में है और उसे निपटने का कोई और तरीका नहीं पता, और वह पूरी तरह से अज्ञानता और बुरी स्थितियों में रहता है। उसे सही और दया की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। और क्योंकि इंसानी फितरत के 2 उसूल हैं, एक जोशीला और दूसरा फिलोसफिकल। तो जैसा मैं कहूँगा, किसी भगवान ने इंसान को 2 कलाएं दी हैं जो उनके हिसाब से हैं, और सिर्फ इनडायरेक्टली आत्मा और शरीर के हिसाब से, ताकि इन दोनों उसूलों को किसी इंस्ट्रूमेंट के तारों की तरह तब तक ढीला या कड़ा किया जा सके जब तक कि वे
ठीक से तालमेल में न आ जाएं। ऐसा लगता है कि इरादा यही है, और जो म्यूजिक और जिम्नास्टिक के साथ सबसे अच्छे अनुपात में मिलता है और उन्हें आत्मा के साथ सबसे अच्छे तरीके से जोड़ता है, उसे तारों को ट्यून करने वाले से कहीं ज़्यादा ऊंचे अर्थों में सच्चा म्यूजिशियन और हारमोनिस्ट कहा जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुकरात। और अगर सरकार को टिकना है तो हमारे राज्य में ऐसे ही एक शानदार व्यक्ति की हमेशा ज़रूरत होगी। हाँ, वह बिल्कुल ज़रूरी होगा। तो ये हैं हमारे पालन पोषण और शिक्षा के सिद्धांत। हमारे नागरिकों के डांस या उनके शिकार और दौड़, उनके जिम्नास्टिक और घुड़सवारी मुकाबलों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सभी एक ही आम ही सिद्धांत को मानते हैं और उसे पाकर हमें उन्हें खोजने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, बहुत अच्छा, तो अगला सवाल क्या है? क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि कौन सा शासक होगा और कौन प्रजा? निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े को छोटे पर राज करना चाहिए, स्पष्ट रूप से, और इनमें से सबसे अच्छे को ही राज करना चाहिए, यह भी साफ है। अब क्या सबसे अच्छे किसान वे नहीं हैं जो खेती बाड़ी के प्रति सबसे ज़्यादा समर्पित हैं? हाँ, और क्योंकि हमें अपने शहर के लिए सबसे अच्छे रखवाले चाहिए, तो क्या वे ऐसा नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अभिभावक का चरित्र किसमें है? हाँ, हाँ, और इस मकसद के लिए उन्हें समझदार और कुशल होना चाहिए और राज्य का खास ध्यान रखना चाहिए। सत्य, और एक आदमी सबसे ज़्यादा सुनिश्चित, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की परवाह करेगा जिससे वह प्यार कर रहा है, सुनिश्चित है, और वह सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से प्यार करेगा जिसमें वह अपने जैसा ही फ़ायदा देखता है और जिसके अच्छे या बुरे फ़ायदे का असर कभी भी उसके अपने फ़ायदे पर पड़ने की उम्मीद करता है। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही। तो फिर एक सिलेक्शन होना चाहिए। आइए हम गार्डियंस में उन लोगों पर ध्यान दें जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने देश की भलाई के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हैं और उनके हितों के खिलाफ काम करने से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। वे सही आदमी हैं और उन पर हर उम्र में नज़र रखनी होगी ताकि हम देख सकें कि क्या वे अपना इरादा बनाए रखते हैं और कभी भी ज़बरदस्ती या जादू के असर में देश के प्रति अपने फ़र्ज को भूलते या छोड़ते नहीं। उसने पूछा, कैसे छोड़ा गया? मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें समझता हूँ। एक इंसान के मन में कोई संकल्प उसकी मर्जी से या उसके खिलाफ निकल सकता है। उसकी मर्जी से जब वह किसी झूठ से छुटकारा पाता है और बेहतर सीखता है, और उसकी मर्जी के खिलाफ जब वह किसी सच्चाई से दूर हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि किसी संकल्प को अपनी मर्जी से खो देना, लेकिन अनिच्छुक संकल्प का मतलब मुझे अभी सीखना है। मैंने कहा, क्या तुम यह नहीं देखते कि लोग बिना चाहे अच्छाई से दूर रहते हैं और जानबूझकर बुराई से? क्या सच को खो देना बुरा नहीं है और सच को पाना अच्छा नहीं है? और तुम इस बात से सहमत होगे कि चीज़ों को जैसी भी हैं वैसे ही समझना सच को पाना है। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, मैं आपकी इस सोच से सहमत हूँ कि इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ सच्चाई से दूर रहते हैं। और क्या यह बिना मर्जी या का नुकसान चोरी, जबरदस्ती या जादू टोने की वजह से नहीं होता? फिर भी उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे डर है कि मैं भी ट्रेजेडियन की तरह बुरी बातें कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समझने से बदल जाते हैं और दूसरे भूल जाते हैं। बहस एक क्लास का दिल चुरा लेती है और दूसरी का समय, और इससे मैं चोरी करता हूँ। अब आप समझे? हाँ, फिर से जो मजबूर होते हैं वे होते हैं जिन्हें किसी दर्द या दुख की हिंसा अपनी राय बदलने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ और आप बिल्कुल सही हैं। और आप यह भी मानेंगे कि जादू से ग्रसित लोग वे होते हैं जो या तो खुशी के हल्के असर में या ज़्यादा डर के ज़्यादा असर में अपना मन बदल लेते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, जो कुछ भी धोखा देता है उसे जादू करने वाला कहा जा सकता है। इसलिए जैसा कि अभी कह रहा था, हमें यह पूछना होगा कि उनके अपने इस विश्वास के सबसे अच्छे रखवाले कौन हैं? वे जो सोचते हैं कि राज्य का हित उनके जीवन का नियम होना चाहिए। हमें उन्हें उनकी जवानी से ऊपर देखना होगा और उनसे ऐसे काम करवाना होगा जिनमें उनके भूलने या धोखा खाने की सबसे ज़्यादा संभावना हो। और जो याद रखता है और धोखा नहीं खाता उसे चुना जाना चाहिए। जो ट्रायल में फेल हो जाता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। यही तरीका होगा। हाँ, और उनके लिए दर्द और संघर्ष भी तय होना चाहिए जिनमें उन्हें उन्हीं गुणों का और सबूत देना होगा। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही। और फिर मैंने कहा, हमें उन्हें जादू से परखना होगा। यह तीसरी तरह का टेस्ट है और देखना होगा कि उनका बर्ताव कैसा होगा।
जैसे लोग शोर और हंगामे के बीच बछड़ों को यह देखने के लिए जाते हैं कि वे डरपोक नेचर के हैं या नहीं, वैसे ही हमें अपने युवाओं को किसी तरह के डर के बीच ले जाना होगा और उन्हें फिर से मौज मस्ती में भेजना होगा और उन्हें भट्टी में सोने से भी ज़्यादा अच्छी तरह से परखना होगा, ताकि हम यह पता लगा सकें कि क्या वे सभी जादू से सुरक्षित हैं और हमेशा अच्छे व्यवहार वाले हैं, खुद के और अपने सीखे हुए संगीत के अच्छे रखवाले और हालत में एक लयबद्ध और तालमेल वाला नेचर बनाए रखते हैं, जो व्यक्ति और राज्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा और जो हर उम्र में लड़के और जवानी में और बड़े जीवन में इस परीक्षा से जीतकर और पवित्र निकला है, उससे राज्य का शासक और रखवाला बनाया जाएगा, उसे जिंदगी और मौत में सम्मान दिया जाएगा और उसे कब्र और सम्मान की दूसरी यादगारें मिलेंगी जो हमारे पास देने के लिए सबसे बड़ी हैं। लेकिन जो फेल हो जाता है हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे शासकों और रखवालों को इसी तरह से चुना और नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं आमतौर पर कह रहा हूँ और किसी दिखावे के साथ नहीं। सटीकता, उन्होंने कहा। और आमतौर पर कहूँ तो मैं आपसे सहमत हूँ, और शायद गार्जियन शब्द का सही मतलब सिर्फ इसी ऊंचे वर्ग के लिए होना चाहिए जो हमें बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं और घर पर हमारे नागरिकों के बीच शांति बनाए रखते हैं, ताकि किसी एक की हमें नुकसान पहुंचाने की इच्छा या दूसरे में ताकत न हो। जिन नौजवानों को हम पहले गार्जियन कहते थे उन्हें ज़्यादा सही तरीकों से शासकों के सिद्धांतों के सहायक और समर्थक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। तो फिर हम उन जरूरी झूठों में से एक कैसे बना सकते हैं जिनके बारे में हमने हाल ही में बात की थी? बस एक शाही झूठ जो राजाओं को धोखा दे सके, अगर ऐसा हो सके, और कम से कम बाकी शहर को। तो उन्होंने कहा, यह कैसा झूठ है? मैंने जवाब दिया, कुछ नया नहीं, बस एक पुरानी फोनीशियन कानून जो पहले भी दूसरी जगहों पर अक्सर हो चुकी है, जैसा कि कवि कहते हैं, और दुनिया को यकीन दिलाया है, हालांकि हमारे समय में नहीं। और मुझे नहीं पता कि ऐसी घटना फिर कभी हो सकती है, या अगर हुई भी है तो क्या अब इसकी संभावना भी बन सकती है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे होठों पर कैसे झिझकते हुए लगते हैं। मैंने कहा, जब आप सुनेंगे तो मेरी हिचकिचाहट पर हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा, बोलो और डरो मत। तो मैं ठीक है ठीक है, मैं बोलूँगा। हालांकि मुझे सच में नहीं पता कि आपके सामने कैसे देखूं या किन शब्दों में यह हिम्मत वाली बात कहूं, जिससे मैं धीरे धीरे पहले शासकों और फिर सैनिकों को और आखिर में लोगों को बताने का प्रस्ताव करता हूं। उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनकी जवानी एक सपना थी और हमसे मिली पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक दिखावा थी। असल में उस पूरे समय में वे धरती के गर्भ में बन रहे थे, ओह, जहां वे खुद और उनके हाथ पैर और सामान बनाए जा रहे थे, और जब वे पूरे हो गए तो धरती, उनकी माँ ने उन्हें ऊपर भेजा, और इसलिए और उनका देश, उनकी माँ और उनकी नर्स होने के नाते वे उनकी भलाई के लिए सलाह देने और हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, और नागरिकों को वे धरती के बच्चे और अपना भाई मानते हैं। नागरिक अपना भाई मानते हैं। उन्होंने कहा, तुम जो झूठ बोलने जा रहे हो उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की अच्छी वजह है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। मैंने तुम्हें अभी सिर्फ आधा ही बताया। नागरिकों, हम अपनी कहानी में उनसे कहेंगे, तुम भाई हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें अलग तरह से बनाया है। तुम में से कुछ के पास कमांड करने की पावर है, और इनमें उसने सोना मिलाया है, इसलिए उन्हें सबसे बड़ा सम्मान भी मिला है। दूसरों को उसने चांदी से बनाया ताकि वे सहायक बन सकें, और फिर कुछ को किसान बनाया, और उसने पीतल और लोहे के कारीगर बनाए हैं, और यह नस्ल आमतौर पर बच्चों में बनी रहेगी, लेकिन सभी एक ही मूल वंश के हैं। इसलिए कभी कभी सोने के माता पिता का चांदी का बेटा, या चांदी के माता पिता का सुनहरा बेटा होगा। ओह। और भगवान शासकों के लिए पहला सिद्धांत बताते हैं, और सबसे बढ़कर की नस्ल की पवित्रता के अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसकी उन्हें इतनी सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, या जिसका वे इतना अच्छे रखवाले होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके बच्चों में कौन से तत्व मिलते हैं, क्योंकि अगर सोने या चांदी के माता पिता के बेटे में पीतल या लोहे के मिश्रण है तो प्रकृति रंग बदलने का आदेश देती है।
प्रकृति रंग बदलने का आदेश देती है और शासक की नज़र बच्चे पर दया नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे नीचे उतरना पड़ता है और किसान या कारीगर बनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कारीगर के बेटे जिनमें सोने या चांदी का मिश्रण होता है उन्हें सम्मान दिया जाता है और वे रखवाले या सहायक बनते हैं, क्योंकि एक भविष्यवाणी कहती है कि जब पीतल या लोहे का आदमी राज्य की रक्षा करता है तो वह नष्ट हो जाएगा। कहानी ऐसी है। क्या हमारे नागरिकों को इस पर कोई विश्वास दिलाने की संभावना है? उन्होंने जवाब दिया, आज की पीढ़ी में नहीं। ऐसा करना ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उनके बेटों को और उनके बेटों के बेटों को और उनके बाद आने वाली पीढ़ी को इस कहानी पर यकीन दिलाया जा सकता है। मैंने जवाब दिया, मुझे मुश्किल समझ में आ रही है, फिर भी ऐसा विश्वास पैदा करने से वे शहर और एक दूसरे की ज़्यादा परवाह करेंगे। लेकिन अब बहुत हो गई झूठी बातें जो अब अफवाहों के पंखों पर उड़ सकती हैं, जबकि हम अपने धरती पर जन्मे हीरो को हथियार देंगे और उन्हें उनके शासकों को कमान में आगे ले जाएंगे और उन्हें चारों ओर देखना चाहिए और एक जैसी जगह चुननी चाहिए जहां वे बगावत को सबसे अच्छे से दबा सके। अगर अंदर कोई बगावत करने वाला निकले और दुश्मनों से भी खुद को बचा सकें जो भेड़ियों की तरह बाहर से झुंड पर हमला कर सकते हैं, वहीं उन्हें डेरा डालना चाहिए और जब वे डेरा डाल लें तो उन्हें सही देवताओं को बलि चढ़ानी चाहिए और अपने रहने की जगह तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बस इतना ही? और उनके रहने की जगह ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें सर्दी की ठंड और गर्मी से बचाए। उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आपका मतलब घरों से है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन वे सैनिकों के घर होने चाहिए, दुकानदारों के नहीं। उन्होंने कहा, क्या अंतर है? मैंने जवाब दिया, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे वॉचडॉग रखना जो डिसिप्लिन की कमी या भूख या किसी बुरी आदत या किसी और वजह से भेड़ों पर हमला कर दें और उन्हें परेशान करें और कुत्तों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह बर्ताव करें, एक चरवाहे के लिए यह कितनी गंदी और डरावनी बात होगी। उन्होंने कहा, सचमुच बहुत भयानक है और इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारी सेना हमसे ज़्यादा मजबूत हो। क्या हमारे नागरिक उनके लिए बहुत ज़्यादा न हो जाएं और दोस्त और साथी बनने के बजाय क्रूरता निशाना बन जाए। हाँ, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या सच में अच्छी शिक्षा सबसे अच्छी सुरक्षा नहीं देगी? लेकिन वे पहले से ही अच्छे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे प्यारे ग्लोकन, मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता। मुझे इस बात पर ज़्यादा यकीन है कि उन्हें ऐसा होना चाहिए और सच्ची शिक्षा चाहे वह कुछ भी हो, उनमें एक दूसरे के साथ और जो लोगों और उनकी सुरक्षा में है उनके साथ उनके रिश्तों में सभ्य और इंसानी बनने की सबसे ज़्यादा खुशी होगी। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही। और सिर्फ उनकी पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके रहने की जगह और उनसे जुड़ी हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो न तो उनके गार्जियन के तौर पर अच्छे गुणों को कम करे और न ही उन्हें नागरिकों का शिकार करने के लिए उकसाए। किसी भी समझदार आदमी को यह मानना होगा, उसे जरूर। तो अब आइए हम सोचें कि अगर उन्हें हमारे विचार को समझना है तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। सबसे पहले, उनमें से किसी के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बस उतनी ही होनी चाहिए जितनी बहुत ज़रूरी हो, और न ही उसका कोई प्राइवेट घर या दुकान हो जो किसी ऐसे इंसान के लिए बंद हो जो अंदर आना चाहे। उसका सम्मान सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना ट्रेंड योद्धाओं को चाहिए, जो संयम और हिम्मत वाले लोग हैं। उन्हें नागरिकों को एक लय सैलरी देनी चाहिए जो साल भर के खजानों को पूरा करने के लिए काफ़ी हो और इससे ज़्यादा नहीं। और वे कैंप में सैनिकों की तरह एक साथ रहेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि सोना और चांदी उनके पास भगवान से हैं, भगवान जैसा मेटल उनके अंदर है और इसलिए उन्हें इंसानों में मौजूद गंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें किसी भी दुनियावी मिलावट से भगवान को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आम मेटल कई गलत कामों की वजह रहा है, लेकिन उनका अपना मेटल बेदाग है और सभी नागरिकों में से सिर्फ वे ही चांदी या सोने को न छुएं और न उनके साथ एक ही छत के नीचे रहें, न उन्हें पहने और न उन्हें पिएं, और यही उनकी मुक्ति होगी और वे राज्य के रक्षक होंगे। लेकिन अगर उन्हें कभी अपना घर, जमीन या पैसा मिल भी गया तो वे दूसरे नागरिकों के रक्षक बनने के बजाय घर के रखवाले और किसान बन जाएंगे, साथी बनने के बजाय दुश्मन और
तानाशाह बन जाएंगे। नफरत करते हुए और नफरत पाते हुए, साजिशें रचते हुए और उनके खिलाफ साजिशें रचते हुए वे अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुश्मनों के बजाय अंदरूनी दुश्मनों से ज़्यादा डर में बताएंगे और खुद उनके लिए और बाकी राज्य के लिए बर्बादी का समय नज़दीक होगा। और सभी वजहों से हम यह नहीं कह सकते कि हमारे राज्य को ऐसा ही चलाया जाएगा और उनके घरों और बाकी सभी मामलों के लिए रक्षकों के लिए ये हमारे बनाए गए नियम होंगे। हाँ, ग्लोकोन ने कहा। पुस्तक 4। पुस्तक 4। यहाँ एडेमेंटस ने बीच में एक सवाल पूछा, सुकरात तुम क्या जवाब दोगे? उन्होंने कहा, अगर कोई कहे कि तुम इन लोगों को दुखी कर रहे हो और वे खुद अपनी दुख की वजह हैं, शहर असल में उनका है, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि दूसरे लोग ज़मीन खरीदते हैं, बड़े और सुंदर घर बनाते हैं और उनके पास सब कुछ सुंदर होता है। वे अपनी मर्जी से देवताओं को बलि चढ़ाते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। और तो और, जैसा कि तुम अभी कर रहे थे, उनके पास सोना और चांदी है और वह सब कुछ है जो किस्मत के पसंदीदा लोगों के पास आमतौर पर होता है। लेकिन हमारे बेचारे नागरिक उन किराए के सैनिकों के से बेहतर नहीं हैं जो शहर में रहते हैं और हमेशा पहरा देते हैं। हाँ, मैंने कहा, और आप यह भी कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ खाना दिया जाता है और दूसरे आदमियों की तरह उन्हें खाने के अलावा पैसे नहीं दिए जाते, और इसलिए अगर वे चाहें भी तो वे मज़े की यात्रा नहीं कर सकते। उनके पास किसी रकेल या किसी दूसरी ऐशो आराम की चीज़ पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते जिसे दुनिया में खुशी माना जाता है। और इस तरह के और भी कई इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मान लीजिए यह सब चार्ज में शामिल है। मैंने कहा, आपका मतलब है कि हमारा जवाब क्या होगा? हाँ, अगर हम पुराने रास्ते पर चलते हैं तो मेरा मानना है, मैंने कहा, कि हमें जवाब मिल जाएगा। और हमारा जवाब यह होगा कि भले ही वे हों हमारे रखवाले शायद सबसे खुश इंसान हो, लेकिन राज्य बनाने का हमारा मकसद किसी एक वर्ग की बेहिसाब खुशी नहीं बल्कि पूरे समाज की सबसे ज़्यादा खुशी थी। हमने सोचा कि एक ऐसे राज्य में जो पूरे समाज की भलाई के लिए बना हो, हमें न्याय मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी, और एक खराब राज्य में अन्याय, और उन्हें पाकर हम तय कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा खुश है। अभी मेरा मानना है हम खुशहाल राज्य बना रहे हैं, टुकड़ों में नहीं, या कुछ खुश नागरिकों को बनाने के मकसद से नहीं, बल्कि एक पूरे के तौर पर। और धीरे धीरे हम इसके उल्टे तरह के राज्य को देखेंगे। मान लीजिए कि हम एक मूर्ति की पेंट कर रहे थे और कोई हमारे पास आया और कहा, आप इसे क्यों नहीं लगाते? शरीर के सबसे खूबसूरत हिस्सों पर सबसे खूबसूरत रंग और आंखें बैंगनी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उन्हें काला कर दिया है। हम उनसे ठीक से जवाब दे सकते हैं, सर, आप तो यह नहीं चाहेंगे कि हम आंखों को इतना खूबसूरत बना दें कि वे आंखें ही न रहें, बल्कि यह सोचेंगे क्या इस और दूसरी खासियतों को उनका सही हिस्सा देकर हम पूरी चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमें रखवालों को ऐसी खुशी देने के लिए मजबूर न करें जो उन्हें रखवालों के अलावा कुछ और बना दे। क्योंकि हम जो अपने किसानों को शाही कपड़े पहना सकते हैं और उनके सिर पर सोने के ताज पहना सकते हैं और उनसे जितना चाहें उतना ज़मीन जोतने को कह सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं। हमारे कुमारों को भी सोफे पर आराम करने, आग के पास बैठकर शराब का प्याला घुमाने, जब तक उनका चाक आसानी से हाथ में हो, और वे जितना चाहें उतना मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर सकते हैं। इस तरह हम हर वर्ग को खुश कर सकते हैं, और फिर जैसा आप सोच रहे हैं, पूरा राज्य खुश होगा। लेकिन यह बात हमारे दिमाग में मत डालिए, क्योंकि अगर हम आपकी बात मानेंगे तो किसान नहीं रहेगा, कुमार नहीं रहेगा, और राज्य में किसी का भी कोई खास वर्ग जैसा चरित्र नहीं रहेगा। अब यह बात तब ज़्यादा मायने नहीं रखती जब समाज का भ्रष्टाचार और जो आप नहीं हैं वह होने का दिखावा सिर्फ मोर्चों तक ही सीमित हो। लेकिन जब कानूनों और सरकार के रखवाले सिर्फ दिखने वाले हों, असली रखवाले न हों, तो देखिए कि वे राज्य को कैसे उल्ट पुल्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ उन्हीं के पास राज्य को व्यवस्था और खुशी देने की ताकत होती है। हमारा मतलब है कि
हमारे गार्जियन सच्चे रक्षक हों, न कि स्टेट को ख़त्म करने वाले। जबकि हमारा विरोधी त्योहार पर किसानों के बारे में सोच रहा है, जो मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, न कि उन नागरिकों के बारे में जो स्टेट के प्रति अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारा मतलब अलग है, और वह किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा है जो स्टेट नहीं है। और इसलिए हमें यह सोचना होगा कि क्या अपने गार्जियन को अपॉइंट करते समय हम उनकी सबसे बड़ी खुशी को अलग अलग देखेंगे, या खुशी का यह प्रिंसिपल पूरे स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर बाद वाली बात सच है तो गार्जियन और सहायक और उनके साथ साथ बाकी सभी को अपना अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए मजबूर या प्रेरित किया जाना चाहिए। और इस तरह पूरा स्टेट एक अच्छे क्रम से बढ़ेगा और अलग अलग क्लास को खुशी का वह हिस्सा मिलेगा जो कुदरत उन्हें देती है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं। मुझे हैरानी है कि क्या आप मेरी एक और बात से सहमत होंगे। वह क्या हो सकता है? कला के बिगाड़ने के दो कारण प्रतीत होते हैं, क्या रहे हैं? मैंने कहा अमीरी और गरीबी। वे कैसे काम करते हैं? प्रोसेस इस तरह है, जब एक कुमार अमीर हो जाता है तो वह अपने आप को, तो क्या आपको लगता है कि कोई क्या जब वह अपनी कला के साथ उतनी मेहनत करेंगे? हरगिज नहीं। क्या वह ज़्यादा आलसी और लापरवाह होता जाएगा? बिल्कुल सच। और नतीजा यह होगा कि वह और भी बुरा कुमार बन जाएगा। हाँ, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके पास पैसे नहीं हैं और वह खुद के लिए औजार या इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकता, तो वह खुद भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और न ही वह अपने बेटों या ट्रेनी को उतना अच्छा काम करना सिखा पाएगा। हरगिज नहीं। तो फिर गरीबी या अमीरी के असर में काम करने वाले और उनका काम भी बराबर बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। यह तो साफ है। मैंने कहा, तो यहाँ नई बुराइयों का पता चला है जिनसे गार्डियंस को सावधान रहना होगा, नहीं तो वे बिना देखे शहर में घुस आएंगी। क्या बुराइयाँ? मैंने कहा अमीरी और गरीबी, एक ऐशो आराम और आलस की जनक है और दूसरी कंजूसी और बुराई की, और दोनों ही नाखुशी की। उन्होंने जवाब दिया, यह बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ फिर भी मैं जानना चाहूंगा सुकरात कि हमारा शहर युद्ध में कैसे जा पाएगा, खासकर ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जो अमीर और ताकतवर हैं, अगर उनमें युद्ध की ताकत न हो। मैंने जवाब दिया है, ऐसे एक दुश्मन से जंग करने में जरूर मुश्किल होगी, लेकिन जब दो दुश्मन हों तो कोई मुश्किल नहीं नहीं है। उसने पूछा, ऐसा कैसे? सबसे पहले मैंने कहा, अगर हमें लड़ना है तो हमारे ट्रेंड योद्धा होंगे जो अमीर लोगों की सेना के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा, यह सच है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि एडिमेंटस की एक बॉक्सर जो अपनी कला में परफेक्ट था, वह आसानी से दो हट्टे कट्टे और अमीर आदमियों का मुकाबला कर सकता था जो बॉक्सर नहीं थे? शायद ही अगर वे एक एक साथ उस पर आ गए। मैंने कहा, अब अगर वह भागकर वापस आकर हमला कर सके तो क्या होगा? तो सबसे पहले ऊपर आया, और मान लीजिए कि उसे चिलचिलाती धूप में कई बार ऐसा करना पड़े, तो क्या वह एक एक्सपर्ट होने के नाते एक दूसरे से ज़्यादा मजबूत लोगों को नहीं गिरा सकता? उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं होगा। और फिर भी अमीर लोग ज़्यादा मिलिट्री क्वालिटी के मुकाबले बॉक्सिंग के साइंस और प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर होंगे। काफ़ी संभावना है। तो फिर हम यह मान सकते हैं कि हमारे एथलीट अपने से 2 या 3 गुना ज़्यादा खिलाड़ियों से लड़ पाएंगे। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सही हैं। मान लीजिए कि लड़ाई से पहले हमारे नागरिक उन 2 शहरों में से किसी एक में अपनी एम्बेसी भेजते हैं और उन्हें सच बताते हैं, चांदी और सोना न तो हमारे पास है और न ही हमें रखने की इजाज़त है, लेकिन आपके पास हो सकता है। इसलिए क्या आप आकर लड़ाई में हमारी मदद करेंगे और दूसरे शहर का लूट का माल ले लेंगे? ये बातें सुनकर कौन दुबले पतले कुत्तों से लड़ना पसंद करेगा बजाय इसके कि कुत्ते अपनी तरफ से मोटा और कोमल भेड़ों से लड़ें? ऐसा होने की संभावना नहीं है। और फिर भी अगर कई राज्यों की दौलत एक जगह इकट्ठा हो जाए तो गरीब राज्य के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आप कितनी आसानी से हमारे अलावा किसी और के लिए स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा किसके लिए? आपको दूसरे राज्यों के बारे में कई बातें करनी चाहिए। उनमें से कोई एक शहर नहीं है, बल्कि कई शहर हैं, जैसा कि खेल में कहा जाता है, क्योंकि असल में कोई भी शहर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, असल में 2 हिस्सों में बटा होता है, एक गरीबों का शहर, दूसरा अमीरों का। ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और दोनों में ही कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं। और अगर आप उन सभी को एक ही राज्य मानेंगे तो आप बिल्कुल गलत होंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं और एक की दौलत या ताकत या दूसरों को देते हैं, तो
आपके हमेशा आपके बहुत सारे दोस्त होंगे और ज़्यादा दुश्मन नहीं होंगे। जो आपका राज्य है अब तक उसमें अभी तय किया गया समझदारी भरा रहेगा, वह राज्यों में सबसे बड़ा होगा। मेरा मतलब नाम या दिखावे से नहीं बल्कि काम और सच्चाई से है। भले ही उसके 1,000 से ज़्यादा सपोर्टर न हो, एक भी राज्य जो उसके बराबर हो आपको शायद ही मिलेगा, चाहे वह हेलेंस हो या बर्बर। हालांकि कई राज्य उतने ही महान और कई ज़्यादा बड़े लगते हैं। उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल सच है। और मैंने कहा हमारे शासकों के लिए सबसे अच्छी लिमिट क्या होगी, जब वे राज्य के साइज और उसके इलाके के बारे में सोच रहे हों जिसे वे शामिल करना चाहते हैं और जिसके आगे वे नहीं जाएंगे। क्या आप लिमिट सुझाएंगे? मैं राज्य को उतना बढ़ने दूंगा जितना एकता के हिसाब से हो। मुझे लगता है कि यही सही लिमिट है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो फिर मैंने कहा एक और आदेश है जो हमारे अभिभावकों को बताना होगा। हमारा शहर न तो बड़ा माना जाए और न ही छोटा, बल्कि एक और आत्मनिर्भर है, न आत्मनिर्भर माना जाए। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा यह कोई बहुत सख्त आदेश नहीं है जो हम उन पर थोप रहे हैं। और दूसरा जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे वह भी हल्का है। मेरा मतलब है रखवालों के बीच को नीचा दिखाने का काम। जब वे छोटे हों और नीचे के तबके के बच्चों को रखवालों के कैंप के में ऊपर उठाना जब वे स्वाभाविक रूप से बेहतर हों। इसका मकसद यह था कि आम तौर पर नागरिकों के हम मामलों में हर व्यक्ति को उस काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया है। एक एक काम और फिर हर आदमी अपना काम करेगा और एक होगा, ज़्यादा नहीं। और इस तरह पूरा शहर एक होगा, ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा हाँ, यह इतना मुश्किल नहीं है मेरे अच्छे एडेमेंटस। हम जो नियम बता रहे हैं वे जैसा कि माना जा सकता है कई बड़े सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर कहावत के अनुसार एक बड़ी बात का ध्यान रखा जाए, एक ऐसी बात जिससे मैं बड़ी नहीं बल्कि हमारे मकसद के लिए काफ़ी कहूँगा। उसने पूछा वह क्या हो सकता है? मैंने कहा पढ़ाई लिखाई और परवरिश। अगर हमारे नागरिक अच्छी तरह पढ़े लिखे और समझदार आदमी बनते हैं तो वह इन सब बातों के साथ दूसरी बातों को भी आसानी से समझ जाएंगे जिन्हें मैंने छोड़ दिया है, जैसे शादी, औरतों का मालिक होना और बच्चे पैदा करना। ये सब इस आम उसूलों को मानेंगे कि दोस्तों में सब कुछ एक जैसा होता है, जैसा कि कहावत है। उसे निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका होगा। मैंने यह भी कहा कि अगर सरकार एक बार अच्छी तरह से शुरू हो जाए तो वह पहिए की तरह ताकत जमा करके चलती है। अच्छी परवरिश और शिक्षा के लिए अच्छे शरीर की जरूरत होती है और ये अच्छे शरीर अच्छी शिक्षा में जड़ें जमाते हुए और बेहतर होते जाते हैं। और यह सुधार की दूसरे जानवरों की तरह इंसान की नस्ल पर भी असर डालता है। उन्होंने कहा सब बहुत संभव है। तो कुल मिलाकर यह वह बात है जिस पर सबसे ज़्यादा हमारे शासकों का ध्यान जाना चाहिए कि संगीत और जिम्नास्टिक को उनके असली रूप में बनाए रखा जाए और कोई नयापन न लाया जाए। उन्हें सही सलामत बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब कोई कहता है कि इंसानियत सबसे ज़्यादा सम्मान करती है गायकों का सबसे नया गाना, उन्हें डर होगा कि वह नए गानों को नहीं बल्कि नए तरह के गाने की तारीफ कर रहा होगा। और इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए या कवि का सही मतलब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी म्यूजिकल इनोवेशन पूरे राज्य के लिए खतरे से भरा होता है और उस पर रोक लगा देनी चाहिए। डेमन मुझसे यही कहते हैं और मैं उन पर पूरा यकीन कर सकता हूँ। वह कहते हैं कि जब म्यूजिक के तरीके बदलते हैं तो राज्य के बुनियादी कानून हमेशा उनके साथ बदले जाते हैं। हाँ, एडेमेंटस ने कहा। और आप मेरे वोट देने के अधिकार को डेमन और अपने वोट देने के अधिकार में जोड़ सकते हैं अपना। फिर मैंने कहा हमारे रखवालों को अपने किले की नींव संगीत में रखनी चाहिए। हाँ, उसने कहा जैसा अधर्म की बात तुम करते हो वह बहुत आसानी से अंदर जाता है। हाँ, मैंने जवाब दिया, मनोरंजन के तौर पर, और पहली नज़र में यह नुकसान न पहुंचाने वाला लगता है। उन्होंने कहा हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर धीरे धीरे यह आज़ादी की भावना घर बनकर चुपके से तौर तरीके और रीति रिवाजों में घुस न जाए जहाँ से ज़्यादा ताकत के साथ वह इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर हमला करती है और कॉन्ट्रैक्ट से कानूनों और संविधानों तक पहुँचती है पूरी लापरवाही से, और आखिर में सुकरात के साथ सभी अधिकारों प्राइवेट और पब्लिक को ख़त्म करके। क्या यह सच है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, यह मेरा विश्वास है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे युवाओं
को शुरू से ही एक सख्त सिस्टम में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर मनोरंजन में कानून नहीं होगा तो युवा खुद कानून नहीं बनाएंगे और वे कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। और जब वे खेल में अच्छी शुरुआत कर लेते हैं और संगीत की मदद से अच्छे क्रम की आदत डाल लेते हैं तो यह क्रम की आदत दूसरे के नियम कानून के खेल से बिल्कुल अलग उनके सभी कामों में उनका साथ देगी और उनके विकास का एक तरीका बनेगी। और अगर राज्य में कोई गिरी हुई जगह होगी तो उसे फिर से ऊपर उठाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। इस तरह पढ़े लिखे होने पर वे अपने लिए ऐसे छोटे नियम बना लेंगे जिन्हें उनके पहले के लोगों ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है ये बातें बच्चों को अपने बड़ों के सामने कब चुप रहना चाहिए और उन्हें खड़े होकर और बैठा कर कैसे इज्जत देनी चाहिए, अपने माता पिता का क्या सम्मान करना चाहिए और कौन से कपड़े या जूते पहनने चाहिए, बाल कैसे संवारने चाहिए, आमतौर पर व्यवहार के तौर तरीके। क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर कानून बनाने में कोई समझदारी नहीं है। मुझे शक है कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं, और न ही उनके बारे में कोई पक्का लिखा हुआ कानून लंबे समय तक चलने वाला होगा। असंभव। ऐसा लगता है एडिमेंटस कि जिस दिशा में शिक्षा किसी व्यक्ति को शुरू करती है वही उनकी आने वाली जिंदगी तय करेगी। यह हमेशा एक जैसा नहीं होता। सुनिश्चित होना जब तक कोई एक अनोखा और शानदार नतीजा न मिल जाए जो अच्छा भी हो सकता है और इसके उल्टा भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से मैंने कहा मैं उनके बारे में कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। उन्होंने जवाब दिया स्वाभाविक रूप से। खैर, अगोरा के काम के बारे में और इंसान के बीच आम लेन देन के बारे में, या फिर कारीगरों के साथ एग्रीमेंट के बारे में, बेइज्जत और चोट के बारे में, या कार्रवाई शुरू करने और जूरी के अपॉइंटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मार्केट और हर्बर ड्यूज के किसी भी तरह के लगाने वाले और उसूलने के बारे में भी सवाल उठ सकते हैं। और आमतौर पर मार्केट, पुलिस, हार्बर और एक जैसी ही चीज़ों में रेगुलेशन के बारे में भी। लेकिन हे भगवान, क्या हम इनमें से किसी भी खास बात पर कानून बनाने की हिम्मत करेंगे? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अच्छे लोगों पर उनके बारे में कानून थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से नियम जरूरी हैं यह वे जल्दी ही खुद पता लगा लेंगे। हाँ, मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर भगवान उन पर वे कानून बनाए रखें जो हमें उन्हें दिए गए हैं, और भगवान की मदद के बिना, एडिमेंटस ने कहा, वे हमेशा परफेक्शन पाने की उम्मीद में अपने कानून और अपनी जिंदगी बनाते और सुधारते रहेंगे। मैंने कहा आप उनकी तुलना उन बीमार लोगों से करेंगे जिनमें खुद पर काबू नहीं होता और जो अपनी ज़्यादा शराब पीने की आदतें नहीं छोड़ते। बिल्कुल हाँ, मैंने कहा, और वे कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। वे हमेशा डॉक्टरी करते रहते हैं, अपनी बीमारियों को बढ़ाते और मुश्किल बनाते रहते हैं, और हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई भी जो नुस्खा उन्हें आजमाने की सलाह देगा उससे वे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के इनवैलिड लोगों के साथ ऐसे मामले बहुत आम हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया, और अच्छी तरह कि वे उससे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं जो उन्हें सच बताता है, जो बस इतना है कि जब तक वे खाना पीना, वेश्यावृत्ति और आलस्य नहीं छोड़ते, न तो दवा, न दागना, न जादू, न ताबीज का कोई अन्य उपाय काम नहीं करेगा। आकर्षक, उसने जवाब दिया। मुझे ऐसे आदमी के साथ पैशन में जाने में कुछ भी आकर्षक नहीं लगता जो आपको सही बताता। मैंने कहा ये सज्जन आपकी कृपा के पात्र नहीं लगते। पक्का नहीं। और नहीं आप उनके राज्यों के व्यवहारों की तारीफ करेंगे तो उन लोगों की तरह काम करते हैं जिनके बारे में अभी बता रहा था। क्योंकि क्या ऐसे राज्य नहीं हैं जहां नागरिकों को मौत की सजा देकर संविधान बदलने से मना किया जाता है, और फिर भी जो इसे शासन में रहने वालों को सबसे प्यार से प्यार करता है और उन्हें खुश करता है और उनकी खुशामद करता है और उनके मूड का अंदाज़ा लगाने और उन्हें खुश करने में माहिर है, उसे एक महान और अच्छा राजनेता माना जाता है। क्या ये राज्य उन लोगों जैसा नहीं है जिनके बारे में मैं बता रहा था? उन्होंने कहा हाँ, राज्य भी उतने ही बुरे हैं जितने कि लोग, और मैं उनकी तारीफ करने में बहुत दूर हूँ। लेकिन मैंने कहा क्या आप पॉलिटिकल करप्शन के इन तैयार मंत्रियों की क्लूनेस और स्किल की तारीफ नहीं करते? उन्होंने कहा हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन उन सभी में से नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बीड़ी की तारीफ ने यह यकीन दिला दिया है कि वे सच में राजनेता हैं और उनकी ज़्यादा तारीफ नहीं की जानी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा उनके लिए ज़्यादा महसूस करना चाहिए जब कोई आदमी नाप नहीं सकता और बहुत
से दूसरे जो नाप नहीं सकते कहते हैं कि वह 4 हाथ लंबा, तो क्या वह उनकी बातों पर यकीन किए बिना रह सकता है? उन्होंने कहा, नहीं, उस मामले में तो बिल्कुल नहीं। तो फिर उससे नाराज मत हो, क्योंकि क्या वे नाटक जितने अच्छे नहीं हैं जो मेरे बताए छोटे मोटे सुधारों में हाथ आजमा रहे हैं? वे हमेशा सोचते हैं कि कानून बनाकर वे कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी और शैतानी हरकतों को ख़त्म कर देंगे, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, यह जाने बिना कि वे असल में एक हाइड्रा का सिर काट रहे हैं।